शुरू की थी, जब हमने स्कूल ज्वाइन किया था सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पढ़ाए गए थे। क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यही पढ़ा था। इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए हम लोग जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 काउंट करते हैं। व्हाट इफ की कुछ है ही नहीं, तो आर्यभट्ट ने एक नई चीज डाली इसके अंदर। वो डालती जीरो। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका नाम हम लोगों ने दिया होल नंबर। अब पॉजिटिव नंबर भी मिल गए मुझे, जीरो भी मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? तो फिर एक नई नए नंबर सिस्टम की इजाद हुई, वही -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब जीरो से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जीरो से इधर आएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा। और इस नंबर सिस्टम को, इस नंबर सेट को हमने नाम दिया इंटीजर। इंटीजर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है। अब यहां पर भी हमारी बात रुकी नहीं। वो कहता है यार कि ठीक है, 1 kg 2 kg समझ में आया। व्हाट अबाउट 1.5 kg और ½ kg? 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी समझ में आ रही है, एक चीज दो चीज समझ में आ रही है, एक चॉकलेट दो चॉकलेट समझ में आ रही है, 3 चॉकलेट समझ में आ रही है। लेकिन अगर हमारे पर चॉकलेट ही है क्या, बच्चे दो हैं देने के लिए, तो आधे आधी करेंगे ना। तो ये आधा कैसे करेंगे? तब उन्होंने एक फॉर्म बनाई, दैट इज कॉल्ड ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है? P/Q फॉर्म, जिसमें Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब डिनोमिनेटर, ये अगर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर उन्होंने एक और चीज बनाई। क्या बनाई? हम लोगों ने 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। 3 का स्क्वायर किया, 2 × 2 करके 4 आ गया। 3 का स्क्वायर किया, 3 × 3 करके 9 आ गया। 4 का स्क्वायर किया, 4 × 4 करके 9 आ गया। ओ 16 आ गया। तो स्क्वायर का उल्टा क्या? तो स्क्वायर का उल्टा होता है सर्ड। सर्ड यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी होता है, वो क्यूब रूट भी होता है। ये सब हम पढ़ेंगे इस क्लास में, कितने टाइप की सर्ड होती है, उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। तो अब ये नंबर इस मतलब किसी भी गिवन नंबर के नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ले रहा हूं मैं, जिसका स्क्वायर कर रहा हूं। और ये 4 9 16 भी नेचुरल नंबर हैं कि 4 का रूट लूंगा तो 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 3 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 आ जाएगा। व्हाट इफ √3, √5, √7? तो इसके लिए उन्होंने एक न्यू नंबर सिस्टम इजाद किया। आनंद, बात समझ में आई? उसका नाम दिया गया इनरैशनल नंबर, जो होती हैं सर्च। अब ये होते क्या है, ये हम अब सीखेंगे आज की क्लास के अंदर। हाँ जी, ज्यादा नीचे हो गया? अब ठीक है। हाँ, हम इस क्लास में, आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्च क्यों आई और कैसे आई। एक तो सिंपल लॉजिक आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला। इसके अलावा क्यों आया और कैसे आया, ये हमारा काम है इस क्लास में सीखने का। तो ये लिख लिया। अब इन सब नंबर, एक बहुत सारे नंबर हो गए ना, इन सब नंबर को एक नाम देना था जिसमें सब कुछ आ जाए। तो नाम दिया गया रियल नंबर। इसको कॉपी डाउन कर लो फटाफट से, फिर मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ इन सबको एक साथ याद करने का, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर, तो वो आपको आने चाहिए। गुड।
हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें n लिखेंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हम w लिखेंगे, फिर हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हम i लिखेंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हम r नहीं लिखेंगे, इसको रैशनली लिखना पड़ेगा क्योंकि r से तो हम रियल नंबर को डिनोट करने वाले हैं ना। अभी इन सबकी सिंबल्स भी बताऊंगा, ठीक है। फिर एक सर्कल बनेगा अभी हमारे समझने के लिए इररेशनल, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ा सर्कल बनेगा रियल नंबर। तो अब देखो ध्यान से सर्कल को अगर हम देखें, जो नंबर होल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वही होल नंबर भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। जो नंबर होल नंबर है वो इंटीजर भी है, क्योंकि होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी है, ठीक है। जो रैशनल नंबर है वो इररेशनल नंबर भी है, और इन सबको मिला के जो सब कुछ बनेगा वो क्या है, रियल नंबर। लिख लिया, बना लिया। तो अब इस सर्कल के बेस पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसका आंसर आप दो, ठीक है। पहला, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, true or false? Very good, it's a true. Every whole number is a natural number, true or false? No. Reason, logic. Because because zero is not a part, नेचुरल नंबर का जीरो पार्ट नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? गुड, ट्रू। ये तो हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू। अब इसका ही रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, फॉल्स। व्हाई? गिव रीजंस। गुड, गुड। तो सिंपल एक एग्जांपल जब आपसे स्कूल में पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। एक एग्जांपल देके ऐसे छोड़ दोगे। 3/5 लिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? नहीं, 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। ये बात समझ में आ गई? चलाई रब, नोट कर लिया? कर लो, नोट कर लो, फिर मैं रब करूंगा। गुड, चलो। अब हम पढ़ते हैं पहले रैशनल नंबर। ये हमने 8th में भी पढ़ा था। होती है p by q फॉर्म such that q should not be equal to 0। एग्जांपल्स क्या होते हैं? 3/4, 1/2, 8/9, 7/11 एंड सो ऑन होते हैं।
अब इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंसर्ट या फाइंड, ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, इस 1/2 और 3/4 की ना इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेशियो मालूम है ना क्या होती है? इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है मालूम है आनंद? ठीक है, तो हमने 1/2 लिख लिया और 3/4 लिख लिया। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मान लेते हैं, अब तुम कहोगे सर इसे 2 से कर देते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2/4 हो जाएगा और ये 3/4 ही रहेगा। पर 2 और 3 के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम इसको 2 से नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 5 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, फिर क्वेश्चन चेंज नहीं करना अपने को। तो आंसर आ जाएगा 5/10। इसको 5 से करेंगे तो, और 5 से करेंगे तो ये जाएगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, सॉरी 10 तो आएगी नहीं, 4 और 2 का 8 ले लो। 4/8 हो गया, और यहाँ पे 1/1, 3/, पर 4 और 6 के बीच में कितना नंबर आएगा? सिर्फ 5। तो भी हमारी कहानी नहीं बन रही, क्योंकि हमें कितने चाहिए? 3। इसको दोबारा 2 से कर दो। अब क्या हो गया? 8/16, और ये हो गया 12/16। तो 8 और 12 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? 8 और 12 के बीच में 9/16 आ गया, 10/16 आ गया, और 11/16 आ गया। ठीक है, ये 9/16 किसके बाद नंबर आया था? इसके बाद आया था। और इसका इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या है? हाफ। तो 1/2 9/16 लिख सकता हूँ, 10/16 लिख सकता हूँ, और 11/16 लिख सकता हूँ। और रुक जा। अब ठीक है। हाँ, तो 9/16 किसके बाद आया था? 8/16 के बाद आया था। 8/16 की सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2। यानी कि ये 9/16 है, 1/2 के बाद आया। ठीक है बेटा, 8/16 के बाद तो 9/16 लिखा है ना? चलो उसको ऐसे करते हैं, रुको, इसको बिठाता हूँ। अब मैं ये जो 3 नंबर लिखे हैं ना, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। इसको दोबारा लिखता हूँ मैं। 8/16, 9/16, 10/16, 11/16 एंड 12/16। ये तो समझ में आया ये कैसे आया, है ना? ये 8/16 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? 1/2। फिर 9/16, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 10/16, 11/16। 12/16 की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? 3/4। हमें 3 नंबर किसमें निकालने थे? 1/2 और 3/, अब बात समझ में आई कैसे प्रोसीड करना है? कॉपी डाउन फास्ट। चलो फिर एक क्वेश्चन और करो। अब ये करके आप दिखाओगे, मैं फिर फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा उस पे, ठीक है, बोर्ड पे।
find 5 rational numbers between 1/4 and 5/16. थोड़ी हैवी कैलकुलेशन हो गई है, पकड़ लो। आनंद, हमें मेथड सीखना है, ठीक है? हमें क्वेश्चन नहीं याद करना। अभी बोर्ड पे एक मिनट के लिए देखो। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किया है, इसके अंदर अब मेरे पास 9 नंबर्स आ जाते हैं, 41 से 49। ठीक है, मेरे को सिर्फ 5 शो करने, तो मैंने 5 कोई भी शो कर दिए हैं। आप इसके अंदर कोई भी नंबर ले सकते हो, 49 और 41 के बीच में 5, कोई भी नंबर शो करोगे, इट विल बी करेक्ट। कोई बात नहीं, 30 कैसे आया? बेटा डिनोमिनेटर, अच्छा सुनो, ये डिनोमिनेटर सेम रखा है। डिनोमिनेटर क्या आया बताओ, 32 कैसा आया? अच्छा, ठीक है। 5/16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है ना, जब तक डिनोमिनेटर सेम तब तक कोई तकलीफ नहीं है। हो गया। अब ये था एक मेथड, ये लॉजिकली हम लोगों ने सीखा है इक्विवेलेंट रेशियो निकालना, ये है। अब एक और मेथड है, मेथड नंबर 2। वो थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है, इसलिए जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, पर फिर भी क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं तो हमें सीखना तो चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब बोर्ड पे फोकस रहना थोड़ी देर के लिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लेट Q1, Q2, Q3, Q4 आर द
नंबर्स, ठीक है। अब 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा Q1 क्या बनेगा, 3 + 4/2, दैट विल बी 7/2। अगर 7/2 को देखो तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3.5। मतलब अगर स्केल के अंदर चेक करोगे तो 3.5 ये आ जाएगा, है ना। ये लिखना नहीं है, लिखना यही है आपको, 7/2। 3.5 से मैं स्केल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इनका मीन निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब जब मैं Q2 चलूंगा तो 7/2 एक नंबर लूंगा और छोटा नंबर लूंगा, 3 + 7/2 यानी कि 1/2 ऑफ 3 + 7/2, 6 + 7 13, 1/2 ऑफ 6 + 7, एलसीएम लिया 13 आ गया, तो आंसर आ गया 13/4। अभी 13/4 कहाँ आया है, अगर नंबर लाइन की हम बात करते हैं, ये 3 था और ये 4 था, ये हमारा 7/2 था, 13.4 यहाँ पे आया है। 13/4 इन दोनों के बीच का पॉइंट आ गया। आनंद, बात समझ में आई, ठीक है। तो Q2 आ गया। अब जब Q3 निकालने चलेंगे तो मैं क्या करता हूं, 7/2 ले लेता हूं, प्लस बड़ा नंबर क्या था 4, 4 ले लेता हूं, डिवाइड/2 कर देता हूं, फिर सॉल्व करता हूं। तो 1/2, 7/2 + 4 यानी कि 1/2, ये हो गया 8, 15/2, तो कम्स आउट टू बी 15/4। अब वो जो नंबर आया वो इसके बीच में आया, यहां कहीं आया, 7/2 और 4 के बीच में आ गया। ये बात समझ में आई। अब जब मेरे को Q4 निकालना है, मैं ये रब कर दूं, Q1 Q2 लिख दिया क्या बेटा आपने। अब जब मेरे को Q4 निकालना है तो अब कौन सा नंबर लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये नंबर ये क्या आया था 15/4, अब मैं 15/4 + 4/2 ले लेता हूं, यानी कि 1/2 ऑफ 15/4 + 4, यानी कि 1/2 ऑफ 16 + 15, 31/4, 31/8 इज माई आंसर। अब ये पॉइंट आया वो यहां कहीं बीच में आ गया, ये 31/8, मतलब हर बार हम नंबर्स के बीच का मिड पॉइंट निकालते जाएंगे। अगर 13/4 और 3 लेते या 13/4 7/2 लेते, हम 15/4 और 13/4 नहीं ले सकते थे, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 7/2 आएगा। इसलिए ये ना लेके आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो जो अलग हटके हो, जिसके बीच में दूसरा नंबर ना पड़ रहा हो। मैं 13/4 भी ले सकता था, 13/4 7/2 भी ले सकता था, 7/2 15/4 भी ले सकता था कॉम्बिनेशन में, और 15/4 तो हमने सॉल्व किया ही है, 15/4 + 4 ये हमने सॉल्व किया ही है। कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट करता हो। समझ में आया। चलो कॉपी डाउन फास्ट, 2 मिनट दो मुझे। नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये नोट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा।
ये मिटा दूं सॉल्यूशन? डन आनंद? ठीक है, कर लो। डन। क्या आंसर आया आपका? एक मिनट, दोबारा बोलो। 7/10, 15/20, 13/20, 28/20। आपने वो मेथड 2 यूज किया? ठीक है, डन। मेथड 1 ये भी है, वो तो आपको मालूम, समझ में आई गया है। सीधा 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली। नोट करना है, आगे बढ़ू? हाँ। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा, सीखा, समझा, डिस्कस किया, उसमें हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, जो आपको होमवर्क में करनी है। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो। आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट सेगमेंट है, हम नंबर लाइन जब बनाते हैं ऐसे कुछ बना देते हैं। बीच में 0 मार्क करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं। -1, -2, -3, -4, और यहाँ चलता जाता है, ये यहाँ चलता जाता है। ऐसे लिखते हैं, तो ये इंटीजर्स डिफाइन तो करना हमें आता है, बट व्हाट अबाउट √2, √3, √5, ये कहां से पैदा करें? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √2 निकालने के लिए हम 0 to 1, एक यूनिट यानी 1 यूनिट का हम इसको हम ले लेते हैं O, और इसको ले लेते हैं A, और इतनी ही हाइट कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे 1 यूनिट कर देते हैं, जितना ये है, इसको मान लेते हैं B, और अब OB को ज्वाइन कर देते हैं।
ओबी पे कंपास रखेंगे और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस क्या होगा, बी ओ पे कंपास रखेंगे, ओबी एज रेडियस, इसको ज्वाइन करेंगे, यहां कहीं आएगा, तो ये क्या बन गया आपका पॉइंट, √2। इसको चाहो तो यहां से थोड़ा सा ऐसे कर लो। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अभी कैसे आया ये मैं बताऊंगा अभी। अभी इसको ऐसे बना दो, इस लाइन, नंबर लाइन को। और बेटर होगा कंपास लो, एक्चुअली कंपास लो। अब इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे आया। देखो, हम लोगों ने 7th और 8th में पढ़ा था कुछ ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम, सुनिए। राइट ट्राइंगल होता था, उसका ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, तो ये हाइपोटेन्यूज होता था। फॉर्मूला बनता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, छोटा भी कर देते हैं, ऐसा कुछ होता था। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने पी को 1 ले लिया और बी को भी 1 ले लिया, तो मेरा एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 2। पर ये तो आया मेरे पास एच स्क्वायर। जब मैं एच लेने चलूंगा तो ये √2 लिख दूंगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें √3 √5 साथ साथ बता दूंगा। अब केस 2 लिखो, जिसमें हम बेस को तो छेड़ेंगे नहीं। अब हमारा जो बेस हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बन रहेगा, वो तो छेड़ेंगे नहीं, हमारा बेस बदल के √2 हो जाएगा। और अब अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ये बनेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी 3। ये अभी आया है एच स्क्वायर, एच क्या आ गया, √3। अभी बताऊंगा, पहले आप ये फॉर्म कैलकुलेशन समझ में आ रही है। अभी सबका लॉजिक तुम्हें सब इकट्ठा समझ में आएगा, एक साथ समझाऊंगा वो। अब केस 3 लेते हैं, पी को फिर 1 रखेंगे और बी को इस बार √3 रखेंगे। एच स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, और एच स्क्वायर आ गया 4। एच क्या आएगा, √4, दैट इज 2। अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझो, अभी पिक्टोरियली समझाऊंगा कि क्या किया हम। ये नोट हो गया, √3 वाला हो गया। अब केस 4 देखो,
केस 4 में मैं पी को फिर 1 रखूंगा, पर बी को मैं 4 ले और 2 ले लूंगा। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो ये आया क्या है, एच स्क्वायर। एच क्या होगा, √5। डन। तो अब मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूं। अब हम चल रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे, जो पेपर में कंस्ट्रक्शन आपको आएगी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। हमने जब √2 निकाला था तो हमने एक ट्राइंगल लिया था जिसका बेस 1 लिया और इसका परपेंडिकुलर 1 लिया, और हमारा ये हाइपोटेनस आया था √2, राइट। 90 डिग्री कहाँ था, यहाँ था। अब मैं इसके ऊपर इस हाइपोटेनस के ऊपर इसको ले लेते ओ, ए और बी। अब इस हाइपोटेनस के ऊपर एक और परपेंडिकुलर बनाता हूँ जिसका लेंथ 1 ही रखता हूँ। अब जब मैं ये हाइपोटेनस निकालूंगा, ये ओसी निकालूंगा, तो कैलकुलेशन में हमारा ओसी कितना आएगा, √3। अब फिर ओसी को लेके फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यूनिट अगेन 1। अब जब मैं ओ डी निकालूंगा तो क्या बनेगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 2। यही आया था हमारा केस 4 के अंदर, 3 के अंदर, 1 2 3, हाँ 3 के अंदर। अब मेरा ओडी 2 आ गया, फिर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अगेन यूनिटी लूंगा परपेंडिकुलर। अब ये जो आएगा ये क्या आएगा, √5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फिर से एक 1 ले ले तो ये कितना आएगा, ये आएगा √6। √5 का स्क्वायर 5 होता है, +1 और टोटल रूट। आई बात समझ में। इसके अंदर एक और परपेंडिकुलर अगर मैं डाल दूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी √7। ये मैंने ई ले लिया, ये एफ ले लिया और इसको जी ले लिया। अब जब हम चल किस पे रहे, नंबर लाइन पे। ये मेरी क्या थी, नंबर लाइन। जब मुझे √7 शो करना होगा तो मैं यहाँ पे कंपास की नीडल रखूंगा, ओजी नापूंगा, ठीक है, और यहां कट मार दूंगा। जब मुझे √6 शो करना होगा तो मैं ओ पे कंपास रखूंगा, ओ एफ नापूंगा, रेडियस लूंगा और यहां कट मार दूंगा। बात समझ रहे हो, दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी डन। बात समझ में आई। तुम्हारे 4 क्वेश्चन को इकट्ठा मिला के मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया। जो बार बार क्यों ड्रॉ करना है, एक ही बार बनाओ ना। आपके कोर्स में √7 तक है, इनफैक्ट पेपर में √5 तक ही आता है, लेकिन √7 तक पता होना चाहिए आपको। ठीक, यस, हाइपोटेनस के ऊपर फोकस रखना है हमने, क्योंकि यहां पे हमने हाइपोटेनस पे फोकस रखा था, ओबी पे। तो हर बार हाइपोटेनस पकड़नी है। ये सब हाइपोटेनस है, अलग अलग ट्राइंगल्स की। ओबीसी के अंदर ओसी हाइपोटेनस है, ओसीडी के अंदर ओडी हाइपोटेनस है, ऐसी ओई हाइपोटेनस है, ओएफ पे हाइपोटेनस है। हम लोग कैलकुलेशन करी ना केस 1 केस 2 केस 3 के अंदर, क्या निकाल रहे थे उसमें, हम हाइपोटेनस निकाल रहे थे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, डन। बना लो उसको फटाफट से।
डन। बेटा मैंने बताया हम लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, फोर्थ रूट पढ़ना है, फिफ्थ रूट पढ़ना है। ठीक है, जब हमने सेवंथ एट्थ में हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 करते थे, हम क्या करते थे, 2 into 2 करते थे। फिर इसको जब ये पेयरिंग हो जाती थी तो फिर लिख देते थे बाहर 2, ऐसे कुछ करते थे, है ना। जब हम 16 लिखते थे तो उसको भी 4 into 4 कर देते थे, पेयरिंग बन जाती थी तो हम उठा के उसको 4 लिख देते थे बाहर। ये हमें सिखाया गया था 8 तक। और इसके साथ हमने एक और चीज सीखी एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, ए की पावर m डॉट ए की पावर n होता है तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर m होल टू द पावर n हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऐसा पढ़ा था। अब जरा हम इन दो नंबर्स को ध्यान इस पे फोकस रखना। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 क्या है, 4 की पावर हाफ। मतलब इसका मतलब क्या है, ये पावर क्या जा रही है, हाफ। इसका मतलब क्या है, पावर क्या जा रही है, 1/3। अब मैंने हाफ क्यों लिया, सवाल आता है कि सर आपने हाफ क्यों लिया। बेटा यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 2, तो अल्टीमेटली 2 की पावर 2 है। और जैसे ही मैं 2 बाहर निकाल रहा हूं तो 2 की पावर क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। ऐसी अब यहाँ 4 की पावर क्या है, 1, यहाँ पे 4 की पावर 1, लेकिन जैसे ही इसे बाहर निकाल रहा हूं तो 4 की पावर 1 बच जा रही है, यानी 2 का आधा हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं √8 लिखता था तो क्या करता था, मैं इसके फैक्टर्स बना लेता था। जैसे ही ट्रिपलेट बना तो मैं आंसर लिख देता था 2। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्यूब ले लो, यहाँ क्या हो रहा है, पावर क्या आ रही है, 2+1, 1+1+1 3, बाहर निकलते 3 गायब हो जा रही है, 3/, ये 1 है, ये 1 क्या है, 3/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 into 1/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3। ये दोनों सिंबल हो गए सेम, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3। इसी तरीके यहाँ क्या आएगा, 1/4। इसका मतलब क्या है, 1/5। बात समझ में आई, जो भी बोर्ड पे लिखा है नोट कर लो। तो अब जब मैं आपसे कहूंगा 2 की पावर 8 टू दी पावर 1/2, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 8 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 8 कट जाएगा, तो आंसर लिखोगे 2 की पावर 4। अगर मैं आपसे कहूंगा 2 की पावर 4 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 6 की पावर 1/3, तो आप अगला स्टेप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 into 1/2 करोगे,
प्लस 3 की पावर 6 इंटू 1/3 करोगे, ठीक है। ये 2 से 4 काटोगे तो 2 बचेगा, 3 से 2 काटोगे 6 काटोगे तो फिर 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 आ जाएगा, फिर लिखोगे 4 प्लस 9, आंसर लिखोगे 13। मैं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं? ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, स्क्वायर रूट तो मैंने मिटा दिया। ये बात समझ में आई? नोट कर लो उसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मिक्स फॉर्म में तो क्या करोगे? करना वही है। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है, पावर 1/3 माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, पावर 1/2 अपॉन 36 का स्क्वायर, पावर 1/2। तो अल्टीमेटली ये 3 और 3 कट गया, यहाँ बच गया 2, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पे बच गया -3 अपॉन 2 और 2 कट गया 6, तो आंसर आ गया आपका -1/6। राइट। तो अब आपको 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और 1.3 के कुछ क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं, जितने टॉपिक्स मैंने करा दिए। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कोई डिफिकल्टी है, यू कैन कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप, मुझे शेयर कर सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगा। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप एनसीईआरटी के साथ कोई और बुक भी रेफर करना चाहते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए तो कर सकते हो। कुछ असाइनमेंट्स मैं भी भेजूंगा इसी ऐप के ऊपर। आपके असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल वाले पार्ट में ऑप्शन होता है, उसमें अपलोड होगा वो फाइल, तो उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं देख के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको शाम तक अपडेट करता हूँ। वैसे प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे होगा। ठीक है, ओके देन, गुड डे। ओके।